नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्फो फॉर इन्वेस्टमेंट में। तो जैसा कि आपको मालूम है, हम समय समय पे लर्निंग टूल्स जो है अपने इम्प्रूव करते रहते हैं। अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है, जो ट्रेडिंग सेटअप है, उसको इम्प्रूव टाइम टू टाइम करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, ताकि हमको पता चलता रहे कि कौन से टूल हैं जो हमको यूजफुल हैं, वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, या फिर कौन से टूल्स में वो पार्ट हैं जो हमको अच्छे यूज जो है उनका नहीं मिल पा रहा है, उसको हम अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको हमें इग्नोर करने की ज़रूरत है, उनको कम करने की ज़रूरत है। और जो ट्रेडिंग सिस्टम हमको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, उनको टाइम टू टाइम जो है इम्प्रूव करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में जो वर्किंग है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो अकॉर्डिंगली कंडीशन हमको भी अपने जो टूल है वो इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो उसी सिलसिले में जो है आज का वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो हमारी डेरिवेटिव डाटा शीट है, आप में से कुछ लोगों ने इसको ऑलरेडी एक्सेस लिया हुआ है टाइम सेविंग के लिए, जिनके पास डेली टाइम नहीं है कि खुद का डाटा अपडेट करे, एनएससी से कॉपी करे, तो वो एक नॉमिनल चार्ज से जो है हमको पे करके ये डाटा शीट लेते हैं। आप में से बहुत सारे दोस्त हैं जिनके पास खुद का टाइम रहता है, डेली 1-2 घंटा जो है वो स्पेंड कर सकते हैं एनएससी से डाटा कॉपी करके, फिर उसको पेस्ट करके, उसको फॉर्मेट करके और उसको एनालिसिस कर लिए, इतना उनके पास टाइम है। तो वो भी हमारी वीडियो से देख करके डाटा जो है हिंट लेते हैं, जो हम टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं, और आप उसको जो है अपने शीट में भी उसको मॉडिफिकेशन करते हो। ठीक है, तो आज जो है अपडेट है वो उसमें जो मेन अपडेट है वो फ्यूचर सेक्शन में है। जो इंडेक्स के फ्यूचर सेक्शन है उसमें हमने 4 मेजर इंपॉर्टेंट जो है अपडेट किए हैं, और उसके पीछे जो है आइडिया, 2 आइडिया जो हैं वो हमारे नहीं है, वो आइडिया आपके हैं। आइडिया आप में से किसी मेंबर्स ने दिए थे, और उन्हीं आइडिया को जो है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, उस पर काम किया गया है, कुछ रिसर्च एनालिसिस करके, कुछ कैलकुलेशन करके, और ये बनाने की कोशिश की गई है। और वैसे तो ये लास्ट वीक से ही अपडेट हो गए थे, तो कुछ टाइम के कमी के कारण और कुछ जो है इसकी बैक टेस्टिंग के वेट करने के लिए आपके साथ शेयर नहीं किया था। अभी ये जो है रेडी टू यूज है। आप में से काफ़ी लोग जिन्होंने एक्सेस ले रखा है इसका यूज करते भी होंगे, आपको अच्छा खासा इससे रिजल्ट मिल भी रहा होगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या अपडेट है, एक इंपॉर्टेंट अपडेट तो ये है, हालांकि ये अपडेट पहले से था, हम इसको जो है पहले से यूज कर रहे हैं। अपडेट नंबर 1 वो क्या है, जो एफआई की पोजीशन है, एफआई की पोजीशन में कितनी क्वांटिटी उनकी जो है लॉन्ग होती है और कितनी उनकी शॉर्ट होती है, वो हम हमेशा देखते हैं। अब तक हम क्या देख रहे थे, अब तक हम ये देख रहे थे कि जो उनकी लॉन्ग है या जो शॉर्ट है वो एक मैक्सिमम पीक नंबर के आसपास जाता है, फिर वहाँ से नीचे आता है। ठीक है, उसको हम कैसे देखते थे, नेट पोजीशन काउंट करते थे एफआई की, जो उनकी लॉन्ग है, लॉन्ग में से शॉर्ट रिड्यूस कर देते थे, वो नंबर निकल के आता था हमारे सामने। लगभग 75 से 90 हज़ार का जो है नंबर ऊपर की तरफ रहता था, और फिर जो नीचे है वो -35 -36 हज़ार जो है ये रहता है नॉर्मल बुल मार्केट में। जो पिछले 5-6 महीनों में हमने ये देखा है, अप्रैल मई से जो है ये डाटा लगभग ऐसे ही रहा है, ऊपर जाता है और उसके बाद जो है नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। तो यानी कि पैटर्न जो है डाटा के बनते हैं, यहाँ पे प्राइस एक्शन के पैटर्न की बात नहीं कर रहा, डाटा के पैटर्न है वो हम फॉलो करते थे। ठीक है, इसी को थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। अब जो है हम सिर्फ लॉन्ग, जो नेट उनके टोटल ओआई थे, लॉन्ग जो माइनस शॉर्ट है, उसको हम ट्रैक नहीं कर रहे हैं। अब हम क्या ट्रैक कर रहे हैं, अब हम ट्रैक कर रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज किस चीज़ का, लॉन्ग जो इनका लॉन्ग नंबर है, जो नेट लॉन्ग नंबर है, डिवाइडेड बाय ये टोटल इनका ओआई। ठीक है, तो लॉन्ग डिवाइडेड बाय टोटल ओआई से हमें क्या पता लगेगा, वही पता लगेगा, बस वहां पे हम नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ट्रैक कर रहे थे, यहाँ पे हम सिर्फ परसेंटेज में ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ऑटोमेटेड फिल्टर लगा है 70% का। ठीक है, जब भी 70% के आसपास जो है इनका नंबर आता है तो उसको हम एक्सट्रीम जो है पीक लेवल मानते हैं, और उसके बाद में जो है हमें डाटा में जो है एक हल्का सा रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है। ठीक है, इसको आप जब बैक टेस्टिंग करोगे तो पाओगे कि जब पहला यहाँ पे एग्रेसिव पॉइंट आता है 70% के ऊपर का, तो वो पहला पॉइंट जो है प्रॉफिट बुकिंग का आता है। इसके बाद हल्का से एक डिप जो है इंट्राडे में 1 दिन या 2 दिन में जो है हल्का एक डिप आता है ऊपर से, जो मार्केट लगभग 100-150 पॉइंट करेक्ट होती है, और फिर जो है वहाँ से नए रूट कोर्स ऑफ डिसाइड होते हैं। अगर ये डाटा फिर से ऊपर आ जाता है तो सेकेंड टाइम पे वहाँ पे जो है हम डिफेंसिव शॉर्ट बना सकते हैं। डिफेंसिव शॉर्ट किसको बोलते हैं, यानी कि कुछ ऊपर की आउट द मनी कॉल बेच करके, या फिर जो कुछ स्प्रेड बना करके ऐसी पोजीशन बना सकते हैं। अगर तीसरी बार आता
है तो वहाँ पे जो है हम वहाँ पे यूँ सोच सकते हैं कि अगर एक्सपायरी होने वाली है नेक्स्ट मंथ में डाटा रोल ओवर कैसा होगा, अगर वैसा सिनेरियो बनता है तब वहाँ पे हम जो है एग्रेसिव शॉर्ट भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं, रिस्क वहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी जो है अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिल सकता है। ऐसा जो है हमने प्राइस एक्शन में देखा है, इसके साथ जो आप देख सकते हो कि जब पहली बार आया था तो इसके साथ जो है आप देखिए यहाँ पे इंट्राडे में वहाँ पे अच्छी खासी डिप आई थी। सेकेंड टाइम जब यहाँ पे आया इसके जस्ट बाद देखिए कि इसके नेक्स्ट डे ही यहाँ पे जो है एक मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन जो है देखने को मिला था। 166 पॉइंट की गिरावट एक दिन में कम नहीं होता है, ये ऊपर से काफ़ी ज़्यादा थी। ये तो नेट बेसिस क्लोजेस बेसिस पे है, मार्केट ने ऊपर से जो है काफ़ी अच्छी वहाँ पे गिरावट वहाँ पे शो की थी। अब देख सकते हो अब जो है अब ये थर्ड टाइम यहाँ पे आ रहा है और आज अगर नंबर ऐड होता तो ये लगभग 70% के ऊपर हो जाएगा। तो हो सकता है कि कल एक इंट्राडे डिप यहाँ पे आए, या फिर अगर नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ऐड नहीं होता है तो हो सकता है कि हमको जो है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर की एक्सपायरी में कुछ यहाँ पे करेक्शन देखने को मिले। अब करेक्शन कितना होगा, 200 300 400 पॉइंट का कितना होगा, उसके लिए बाकी चीज़ भी आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। वो क्या है, जैसे कि इंडेक्स ऑप्शन के डाटा क्या कह रहे हैं, स्टॉक फ्यूचर के डाटा क्या कह रहे हैं, उन चीज़ों को आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। क्लियरली इस बेस पे नहीं जा सकते, लेकिन ये एक सपोर्टिंग टूल है, यानी कि क्लियरली सिंगल हैंड टूल नहीं है, इसको आप साथ भी यूज कर सकते हैं बाकी एनालिसिस के साथ में। अगर यहाँ पे नंबर पीच में है तो आप इसको जो है कंसीडर कर सकते हो, भी प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है, या फिर जो है कुछ डिफेंसिव शॉर्ट बना सकते हैं या फिर एग्रेसिव शॉर्ट बना सकते हैं, ऐसे आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक ऐसे ही आप जो है जब ये नीचे चला जाए 50% से नीचे चला जाए, ये जब नीचे ये 25% पे चला जाए, उसका मतलब क्या है कि अब जो शॉर्ट हैं वो 75% पे पहुंच गए हैं, तब आप जो है शॉर्ट्स में प्रॉफिट बुक करने की सोच सकते हो। हालांकि अभी इन दिनों में कोई नंबर है नहीं, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। उन बुलिश में इनका नंबर जो है हमेशा पॉजिटिव रहा है, काफ़ी ऊपर ही रहा है। 40% से नीचे जो बड़ी मुश्किल से कभी कभार ही देखने को मिला। आई थिंक लास्ट जो है अगस्त के आसपास ही देखने को मिला था, जब एक सीरियसली गिरावट आई थिंक वहाँ पे हुई थी 400-500 पॉइंट की फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। उसके बाद तो लगभग आई थिंक मार्केट जो है एक बुलिश जोन में ही रहा है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए बुलिश जोन में आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये डाटा 40% के ऊपर ही रहता है। तो आप उसको एक ट्रेंड इंडिकेटर की तरह भी यूज कर सकते हो कि मार्केट में नेट पोजीशन उनकी 40% से ऊपर है। अब 40% से ऊपर है तो उसको लॉन्ग बुलिश क्यों माने, उसका रीजन ये हो सकता है कि आप यूँ मानिए कि उनका इतना बड़ा पोर्टफोलियो है, जो एक्स्ट्रा 10% वेटेज दी गई है वो हैजिंग में कंसिडर आप कर सकते हो। ठीक है, अगर उनकी लॉन्ग है 60 में और 40 में उनका शॉर्ट है, तो ये क्या है, ये डेफिनेटली एक लॉन्ग सिनेरियो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर 40 शॉर्ट है 60 इनकी जो है 40 लॉन्ग है 60 शॉर्ट है, तो उस केस में इसको आप थोड़ा सा डाइल्यूटेड या म्यूटेड कह सकते हो। क्यों कह सकते हो, इसलिए कह सकते हो कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 10% है उसको आप हैजिंग, जो उनके कैश के पोर्टफोलियो है उस हैजिंग को आप थोड़ा सा वेटेज दे सकते हो। तो अगर यहाँ पे ऐसा सिनेरियो बनता है 40% का, 40 to 60 का, और बाकी जगह अगर मार्केट को जो इंडिकेटर है वो बुलिश है, तो आप इसको बहुत ज़्यादा बेयरिश कंसिडर नहीं कर सकते। लेकिन उसके नीचे जाता है तो आप उनको स्पेकुलेटिव पोजीशन कंसिडर कर सकते हो कि यहाँ पे मार्केट में एक जो है प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो ये एक पहला इंपॉर्टेंट अपडेट था, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा, इसको आप अपने ट्रेडिंग सेटअप में यूज करेंगे। जो दूसरा है वो क्या है, वो जो है वो OI के रिगार्डिंग है। यहाँ पे देखिए कि अब तक जो है हम पूरे मार्केट के OI को कंसीडर नहीं कर रहे थे। अभी तक जो है हम क्या कर रहे थे, एक्चुअल में हम कंसीडर कर रहे थे सिर्फ जो पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट है, रिटेल, FI और म्यूचुअल फंड जो DI है या जो प्रो है, उनके OI में क्या चेंज हो रहा है, उनकी पोजीशन में क्या चेंज हो रहा है, उसको हम ट्रैक कर रहे हैं, वो तो जरूरी है। इसके साथ में जब मार्केट में एक बड़े लॉन्ग टर्म के कह सकते हो आप जब ट्रेंड रिवर्सल होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो नेट OI है वो पहले चेंज होने लग जाता है। ठीक है, जो एग्रेसिवली पोजीशन है, स्पेकुलेटिव पोजीशन है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन नेट OI की बात कर रहा हूँ, भले वो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, दोनों ही। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, ऊपर जाते जा रही है, प्राइस एक्शन में ऊपर जाते जा रही है, लेकिन ऊपर जाते जाते वहाँ पे क्या है, नेट OI बढ़ना रुक जाए या फिर घटना चालू हो जाए, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जो है एक इंडिकेटर होता है कि मार्केट अभी थोड़ा सा रुक सकती है। या फिर जो मार्केट में OI भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, वो आपको बेसिक फंडामेंटल मालूम है कि OI बढ़ने का क्या मतलब है, वॉल्यूम के साथ OI बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। तो यानी कि अभी भी जो उस रन में जब लॉन्ग रन हो या फिर शॉर्ट रन हो, उसमें जो बड़े मार्केट पार्टिसिपेंट हैं वो उनको अभी भी बिलीव है कि ये रन चालू रहेगा, इसलिए वहाँ पे OI बढ़ता रहता है। जब OI घटने लग जाता है, प्राइस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई, वो अपना OI रिड्यूस कर रहे हैं। सबसे पहले चढ़ती हुई मार्केट में क्या होगा कि जब मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जाते जाते क्या होगा, OI भी बढ़ेगा, फिर मार्केट थोड़ा और ऊपर जाती जाएगी, लेकिन OI जो है स्टेबल हो जाएगा और फिर रिड्यूस होना चालू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि डाटा में नेगेटिविटी पहले आती है और फिर जो है
प्राइस में नेगेटिविटी आती है, फिर एग्रेसिवली जो है मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म में या फिर जो 2 महीने के 3 महीने के ट्रेंड रहते हैं उसके लिए जो है नेट ओआई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म में भी है, 1 वीक के 10 दिन के कैसे ट्रेंड रह सकते हैं, कितना ओआई रिड्यूस हो रहा है, जो प्राइस मूवमेंट था उसमें कितना कॉन्फिडेंस था, उसके लिए जो है ओआई जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जो है टोटल ओआई पूरे मार्केट का, ये क्या है, पूरे एनएससी का है, ठीक है। एक्सचेंज का ओआई है और एक्सचेंज के ओआई के साथ में इसमें निफ्टी का कितना ओआई है टोटल, और आज दिन में कितना चेंज हुआ। आज दिन का मतलब है कि प्रीवियस दिन में, ठीक है। यानी कि आप अगर आप इसको एंड ऑफ द डे रिसर्च कर रहे हो तो एंड ऑफ द डे यानी कि जो वर्किंग डे हो चुका है ये उसका डाटा है। एंड ऑफ द डाटा ये है, अपडेट होता है लगभग शाम को 6 साढ़े 6 बजे हम अपडेट करते हैं इसको। कई बार एक्सचेंज लेट अपडेट करती है, 8 साढ़े 8 बज जाते हैं, तो वो हमारे हाथ में ही, वो जैसे एक्सचेंज से डाटा आता है यहाँ पे अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी का टोटल ओआई कितना है, बैंक निफ्टी का टोटल ओआई कितना है, ये यहाँ पे हम नोट करते हैं और उससे पता लगता है कि निफ्टी में चेंज कितना हो रहा है, बैंक निफ्टी में चेंज कितना हो रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि आपके सामने नजर पड़ी होगी, पिछली एक्सपायरी के बाद जो है आप देख सकते हो यहाँ पे कि ड्रास्टिकली जो है ओआई रिड्यूस हुआ था, किसका, निफ्टी का, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी का ओआई रिड्यूस नहीं हुआ था, ठीक है। आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अच्छी खासी 2 दिनों में जो है निफ्टी के ओआई जो है आप देख सकते हो लगभग 40,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है कम हो गए थे। वहीं पे बैंक निफ्टी में है, आप देखिए कि काफी ज्यादा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है अभी भी बने हुए हैं, इतने ज्यादा नंबर रिड्यूस यहाँ पे नहीं हुए थे, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं जो है एक शो कर रहा था कि बैंक निफ्टी जो है निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा, और हमने इस सीरीज में देखा भी ऐसा नंबर आया है, ठीक है। तो कई बार ऐसे देखने को मिलेगा कि हमको यहाँ पे कि जब निफ्टी में ओआई बढ़ रहा है या फिर बैंक निफ्टी में घट रहा है, अगर मैं ऐसा देख सकूँ तो आप देखिए कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक दिन था यहाँ पे 14 नवंबर को, हालांकि ये दिवाली वाले दिन था, यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा इसको अग्रेसिवली कंसीडर तो नहीं कर सकते। बाकी दिन यहाँ पे देखिए कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि जब लास्ट वीकली एक्सपायरी थी यहाँ पे निफ्टी में ओआई जो है फिर भी पॉजिटिव चेंज हुआ है, पॉजिटिव गेन हुआ है, लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा सीवियर थी। तो इसके बाद अगले दिन भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया एज कंपेयर टू निफ्टी। तो ऐसे जो है हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा इंडेक्स जो है ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगा, किस में प्रेशर रह सकता है, ये कहाँ काम आएगा, ये वहाँ पे काम आएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपको लग रहा है कि मार्केट का पूरा सिनेरियो भी पॉजिटिव है, ठीक है, और नंबर पॉजिटिव है, इंडेक्स मार्केट तो ऊपर जाएगा, लेकिन आपको बाय करने में कौन सा ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। आपको मालूम है कि निफ्टी भी ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा, लेकिन डाटा शो कर रहा है कि बैंक निफ्टी इस सीरीज में ज़्यादा भागेगा, तो आप क्या करोगे, बैंक निफ्टी बाय करोगे एज कंपेयर टू निफ्टी, आप बैंक निफ्टी में ज़्यादा पोजीशन बनाओगे, ठीक है। ऐसे ही आपको लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा कूल डाउन हो सकता है, तो कूल डाउन में आपको लग रहा है कि जैसे कि नंबर शो कर रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग जो है बैंक निफ्टी में ज़्यादा आएगी एज कंपेयर टू निफ्टी। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ये बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे जैसे शो हो रहा है कि ओआई जो है रिड्यूस होने लगा, ऊपर प्रॉफिट बुकिंग होने लगी, तो आप क्या करोगे, बैंक निफ्टी को शॉर्ट करोगे, जबकि निफ्टी को आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन दोनों इंडेक्स में आपके पास जो है चॉइस है कि ये ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, ज़्यादा मूवमेंट दे सकता है प्राइस की, ठीक है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। अगर आपकी बैंकिंग में पोजीशन है, अगर आपकी दूसरे सेक्टर में पोजीशन है, तो उसको भी आप समझ सकते हो कि मार्केट निफ्टी तो ऊपर जा रहा है लेकिन बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, तो आप कंसीडर कर सकते हो कि रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस ये जो है सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर सिनेरियो रिवर्स है इसका, बैंक निफ्टी जो है तेजी दिखा रहा है, निफ्टी में थोड़ा प्रेशर दिखा रहा है, तो आप ये कंसीडर कर सकते हो कि ओवरऑल मार्केट ऊपर रहेगा, लेकिन रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक यानी कि जो आईटी पैक है और जो रिलायंस है वो थोड़ा सा प्रेशर में रह सकता है, जैसे कि हमने पीछे के डाटा कॉम्बिनेशन में देखा था। तो वैसे आप जो है स्टॉक स्पेसिफिक भी उसमें डिसीजन लेने में आपको हेल्प मिलेगी। जो तीसरा इंपॉर्टेंट अपडेट है वो ये है कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, इंडिविजुअल एफआई की हम पोजीशन ट्रैक कर रहे थे, निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों को मिला करके, यानी कि टोटल इंडेक्स में इनकी पोजीशन कितनी है वो है, लेकिन अभी जो है हमने इसको कैलकुलेट किया है कि इनकी निफ्टी में पोजीशन कितनी रही होगी, बैंक निफ्टी में कितनी रही होगी, ठीक है। तो ये एक क्वांटिटिव कैलकुलेशन है, एग्जैक्ट जरूरी नहीं है। मैं इसमें चांस ऑफ एरर जो है 2 से 5% का मान के चल रहा हूँ, इसको आप ऐसा कंसिडर भी कर सकते हो, लेकिन ये जो है काफ़ी लेवल तक अप्रोक्स रह सकती है। वैसे तो हम उनके पोर्टफोलियो में क्या पोजीशन है वो नहीं पता लग सकता, एक्सचेंज जो है ऐसे डाटा प्रोवाइड नहीं करती हमारे यहाँ पे कि किस इंडिविजुअल पर्टिकुलर एफआई के पास क्या पोजीशन है, क्या उसके पास होल्डिंग है, क्या उसकी डेरिवेटिव में ओपन पोजीशन है, वो हमको पता नहीं लग सकती है। लेकिन फिर भी जो है हमने इसको कैलकुलेट करने की कोशिश की गई है। इसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। 2 तरीके कौन से हैं? पहला तरीका तो ये है कि जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कि जो टोटल ओआई है
उसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी का ये एग्जैक्ट नंबर है, ये हमको मिलता है एक्सचेंज से। किससे मिलता है? एक्सचेंज से मिलता है। और इसमें आप देख सकते हो कि जिस रेशो में निफ्टी और बैंक निफ्टी का रेशो है, लगभग यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट जो है 1:2 रेशो है, यानी बैंक निफ्टी का एक कॉन्ट्रैक्ट है तो निफ्टी के उसमें लगभग 2 कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अगर आप इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करो तो आप लगभग पाओगे कि 70:30 रेशो है। निफ्टी के 70% कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें 30% जो है लगभग बैंक निफ्टी के हैं, जो कभी कभार 5% ऊपर नीचे हो जाते हैं, 35 हो जाते हैं बैंक निफ्टी में, 65 हो जाते हैं निफ्टी में, तो ऊपर हो जाते हैं। तो एक तो आप उसको जो है मोटा मोटा आइडिया लगा के कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर पूरे मार्केट का ये सिनेरियो है तो एफआई का भी ऐसा होगा, लेकिन हमने इसको जो है ये सिनेरियो कंसीडर नहीं किया है, इसको इस बेस पे कैलकुलेट नहीं किया है। हमने इसको किस बेस पे कैलकुलेट किया है? हमने इसको इस बेस पे कैलकुलेट किया है कि टोटल पैसा कितना इनका आया। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे आप देखिए कि लास्ट में जो है ये कैलकुलेशन के लिए यूज हुआ है नेट वैल्यू, जो अमाउंट इन करोड़ है आप देख सकते हो, ये एक्सचेंज से कॉपी होता है। ठीक है, अब जस्ट एग्जांपल कि आपके पास जो है 3 लाख रुपए है। ठीक है, अब 3 लाख रुपए में जो है आपने 4 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे, जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपने खरीदे या बेचे, क्योंकि पैसा तो बराबर ही लगने वाला है। इंडेक्स के फ्यूचर आप बाय करो या सेल करो, पैसा उतना ही लगने वाला है। तो बाय करने में और सेल करने में बराबर लगेगा। निफ्टी को आप बेचो या फिर बाय करो, लगभग जो आपकी नेकेड पोर्शन है तो उसमें मार्जिन लगभग आपको उतना ही 1.25 लाख के लगभग लगने ही वाला है। ठीक है, तो इतना आपके पास जो है नेट अमाउंट है वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, अब वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट की इतनी है और आपके पास क्वांटिटी इतनी है। ठीक है, उसमें से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो कैलकुलेशन से कि कितनी पोजीशन जो है आपकी निफ्टी की रही होगी, कितनी पोजीशन आपकी बैंक निफ्टी की रही होगी। कैसे? आपके पास निफ्टी का प्राइस है, आपके पास निफ्टी का लोट है, आपके पास बैंक निफ्टी का प्राइस है, आपके पास बैंक निफ्टी का लोट है। ठीक है, तो आप उससे पता कर सकते हो। सिंपल सी इक्वेशन है। अगर आपको मैं समझाऊं, क्या समझाना है कि जैसे कि यहाँ पे एक्स लोट है निफ्टी के, वाई लोट है बैंक निफ्टी के, ये आपके पास जो है कॉन्स्टेंट नंबर है। ये आपके पास एक्सचेंज से मालूम है कि एक्स प्लस वाई के कितने हैं, टोटल ओआई निफ्टी और बैंक निफ्टी का आपके पास है। ठीक है, अब आपके मालूम है कि ये क्या है, इसकी कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब आपके पास निफ्टी का प्राइस है, क्या है? निफ्टी का प्राइस NX। ओके, और आपके पास जो है बैंक निफ्टी का प्राइस है, बैंक निफ्टी को मैं B लिखता हूं। ठीक है, बैंक निफ्टी की प्राइस है आपके पास, इसका जो है बैंक निफ्टी का प्राइस है, निफ्टी का प्राइस है। ओके, तो आपके पास ये कॉन्ट्रैक्ट प्लस में ये कॉन्ट्रैक्ट, आपके पास जो टोटल वैल्यू है वो है। तो इन दो इक्वेशन के बेस पे जो है आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। एक्स और वाई क्या है यहाँ पे? निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओआई, इसका एफआई का। ठीक है, क्योंकि हमारे पास उनकी नेट अमाउंट की वैल्यू है, उनके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सचेंज बता रहा है कि इनके पास जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू ये है। ये हमारे पास एक्सचेंज से डाटा आता है। ओके, जो उनके पास टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो हमको मालूम है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो ये है। तो इन दो इक्वेशन से जो है आप इनकी कितनी पोजीशन रही होगी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसमें एरर क्यों है? जब ये फॉर्मूले हमारे पास है, इक्वेशन है, तो एग्जैक्ट नंबर क्यों नहीं है? उसका रीजन ये है कि हमने जो वैल्यूएशन कैलकुलेट की है करंट मंथ के क्लोजिंग प्राइस से ली है। ठीक है, अब हो सकता है कि उनकी कुछ पोजीशन नेक्स्ट मंथ में भी रही हो, समझ रहे हो? तो हालांकि जो 85% काम है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है इनके करंट मंथ में रहती है, लेकिन जैसे ही मंथ का लास्ट वीक आता है पोजीशन रोल ओवर होना चालू हो जाती है और नेक्स्ट मंथ के जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट हैं उनकी वैल्यू अलग रहती है। ठीक है, तो वो जो आधा 1% की जो वैल्यू है उसके कारण यहाँ पे मैंने बोला कि आपको 2 से 5% एरर रह सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होगा। वो तो मैंने आपको बोलने के लिए बोला, लेकिन वो एग्जैक्ट आप देखोगे 1 से 1.5% के एरर जो है बड़ी मुश्किल से होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हो सकता है कि जो मैंने यहाँ पे आपके सामने कैलकुलेशन लिखा है, जैसे कि यहाँ पे 1,46,900 कॉन्ट्रैक्ट जो है निफ्टी के हैं और 27,280 कॉन्ट्रैक्ट जो है बैंक निफ्टी के, तो हो सकता है कि ये 27,200 की जगह 27,500 हो या फिर 27,000 ही हो, तो 200 कॉन्ट्रैक्ट जो है 300 कॉन्ट्रैक्ट जो है ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेकिन मोटा मोटा रफली आइडिया जो है आपको 99% आइडिया ये मिल रहा है कि इनकी निफ्टी में पोजीशन है या बैंक निफ्टी पोजीशन है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा वही है जो मैंने आपको बताया। अगर यहाँ पे आप देखिए कि अगर बैंक निफ्टी में और ज़्यादा पोजीशन बनाई जा रही है, लॉन्ग पोजीशन बनाई जा रही है, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि एफआई का क्या रुख है। और इसके अलावा कई बार यहाँ पे आप देखिए क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए जस्ट आप ये देखिए क्लियरली यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है कि इन्होंने जो है परसों की बात है, ये इन्होंने जो 5,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है इंडेक्स में नए ऐड किए हैं और 2,500 कॉन्ट्रैक्ट जो इन्होंने निकाले हैं। कई बार आपने डाटा एनालिसिस वीडियो में हमने डिस्कस किया, देखा है कि वहाँ पे हो सकता है कि उन्होंने बैंक निफ्टी में शॉर्ट किया हो या फिर कई बार बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो हम कंसीडर करते हैं कि ये जो पोजीशन है बैंक निफ्टी में बनी होगी, ओआई साथ में कंफर्म कर रहा है। ठीक है, अब वो जो अजम्पशन था
उस अजम्पशन को यहाँ पे हमने एक स्ट्रॉन्ग डाटा वैलिड पॉइंट दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2394 कॉन्ट्रैक्ट जो है निकले हैं नेट ओआई में से। ठीक है, और हमारी जो कैलकुलेशन है वो भी कंफर्म कर रही है कि बैंक निफ्टी के जो पोजीशन है वो कम हुई है। आप देख रहे हो फॉर्मूला कितना एक्यूरेट यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम कंसिडर करने को तो कर सकते हैं कि ये जो 2394 लॉट हैं दोनों से निकले होंगे, निफ्टी से भी निकले होंगे, बैंक निफ्टी से भी निकले होंगे, लेकिन जो हमारे फॉर्मूले हैं जो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंफर्म कर रहे हैं कि यहाँ पे जो नंबर है वो बैंक निफ्टी से ही निकले हैं। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि परसों को जो डाटा है यहाँ पे हमको सिर्फ एक्सचेंज ये बता रही है कि इंडेक्स के फ्यूचर उनके जो है 2400 कॉन्ट्रैक्ट कम हुए हैं और 5000 कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे बड़े हैं। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि लगभग 6000 कॉन्ट्रैक्ट जो है निफ्टी में ऐड हुए हैं और 3000 कॉन्ट्रैक्ट लगभग यहाँ पे बैंक निफ्टी में कम हुए हैं। तो नेट ओआई चेंज तो वही हुआ यहाँ पे जो हमको यहाँ पे कंक्लूजन में मिल रहा है, जो कि लगभग आप देखिए कि 2600 कॉन्ट्रैक्ट है। नेट ओआई तो 2600 ही बढ़ा, ये हम कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन नेट ओआई 2600 में बढ़ा क्या, निफ्टी में बढ़ाया या बैंक निफ्टी में बढ़ाया? तो आप क्लियरली देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में उन्होंने अपनी क्वांटिटी रिड्यूस की है और निफ्टी में बढ़ाई है। और ये हमने प्राइस एक्शन में भी देखा, आपने देखा कि डाटा जो है कल का, और आप एक्शन देखिए यानी कि गए कल का, वहां पे निफ्टी ने जो है आउट परफॉर्म किया है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी कल सुबह से ही प्रेशर में था, हालांकि दोपहर के बाद पॉजिटिव आया, लेकिन सुबह काफी ज्यादा प्रेशर में था और निफ्टी ने वहां पे अच्छे रिटर्न दिए हैं एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। तो इनको पहले से मालूम होता है, क्योंकि इनकी खुद की पोजीशन है बैंकों में, इनको पता है कि हम अपनी होल्डिंग निकालेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। तो इस पोजीशन से हमें काफी आइडिया लग जाएगा कि कल बैंकिंग प्रेशर में रहेंगे या नहीं रहेंगे। खास करके जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये जो पॉइंट है यहां से ओआई रिड्यूस होना, निफ्टी में बढ़ना, तो ये काफी सिग्निफिकेंट है। यानी कि मार्केट तो ओवरऑल ऊपर रहेगा लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा। एग्जैक्टली हमने ऐसा देखा। तो आप इसको जब बैक टेस्ट करोगे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेटिव जो है आप इसमें पाओगे कि जो प्राइस एक्शन है काफी ज्यादा डाटा को फॉलो करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट टूल है खास करके उन लोगों के लिए जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। मैं ज्यादातर बैंक निफ्टी में इंडिविजुअली ट्रेड नहीं लेता, बहुत कम ट्रेड लेता, कभी कभार लेते हैं। निफ्टी में ज्यादा ट्रेड रहती है, तो इसलिए हमको ये कॉन्फिडेंस जरूर मिलता है कि मार्केट जो चल रहा है अभी थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। जैसे कि आपके साथ सुबह मैसेज भी डाला था कि अभी थोड़ा सा पॉजिटिव 12950 960 के ऊपर जो है ब्रेकआउट लग रहा है। तो यहाँ पे डाटा में भी वो कनेक्ट जो है कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग मूव दिखा रहा है। इनके ओआई बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्राइस ब्रेकआउट हो रहा है, तो इसलिए वो क्या है उस पॉइंट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग वैलिडेशन कर रहा है। हालांकि मार्केट में 100% कुछ नहीं होता, लेकिन हमको क्या है ट्रेडिंग सेटअप में जिसके अच्छे रिजल्ट मिले वही कंसिडर करना होता है। कोई भी ट्रेडिंग सेटअप अगर 75 to 80% रिजल्ट देता है तो वो बहुत सुपर बेस्ट है, क्योंकि मार्केट में कोई भी ऐसा टूल नहीं है जो 100% आपको प्रेडिक्शन, अर्ली प्रेडिक्शन दे। लेकिन डाटा एनालिसिस पॉइंट से ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे बनाया है, कैलकुलेट किया है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे एफआई की नेट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इंडेक्स की, इसका क्रेडिट जो है वो जाता है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप में से एक मेंबर है जिनका नाम है फिटनेस फिगर्ड आउट, ऐसा कुछ उन्होंने नाम लिखा हुआ है। उन्होंने ये जो है डाटा शेयर किया था, हालांकि अब हम इसको खुद फॉलोअप ले रहे हैं। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन काफी दिन से पूछा था पहले, जब हमने एफआई का डाटा शेयर किया था उस वीडियो में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, तो तब ये दिमाग में ट्रिगर नहीं हो रहा था। जब उन्होंने ये वैल्यू शेयर की कि वो डेली ये वैल्यू सेव करते हैं, हालांकि वो उसका करना क्या चाह रहे थे वो शायद वो थोड़े कंफ्यूज थे। उन्होंने क्यूरियोसिटी से ही हमसे पूछा था, तो उनके क्यूरियोसिटी से ये आइडिया आया। तो अल्टीमेट क्रेडिट डेफिनेटली उनको ही मिलना चाहिए, क्योंकि अगर वो ये वैल्यू वाला आइडिया नहीं देते तो शायद इस पॉइंट पे पहुंचने में अभी टाइम भी लगता, क्योंकि अभी जो है इस पे हम काम नहीं कर रहे थे। तो उनके क्वेश्चन पूछने की वजह से, आई थिंक उनका नाम शायद गौरव बजाज है, अगर मैं गलत नहीं है, गौरव ग्रोवर भी हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने पूछा, यहाँ पे उन्होंने अपनी सीट शेयर की और उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो है उन्होंने वो डेली वैल्यू सेव करते हैं, उनके नेट कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या है, तो उस वैल्यू को कैसे हम कट कर सकते हैं, कैसे उसको डिप कर सकते हैं, कैसे उसको एनालिसिस कर सकते हैं, तब जाके जो है ये आइडिया यहाँ पे आया और इस नंबर पे हम पहुंच पाए। तो हम सबको उनको थैंक यू बोलना चाहिए। आप में से जो भी ट्रेडर हमको आइडिया देते हैं उस पर डेफिनेटली हम काम करते हैं। ठीक है, और साथ में जो है उनसे पहले एक उनका नाम योगेंद्र, उन्होंने भी क्वेश्चन किया था। हालांकि उनका सेटअप थोड़ा सा गलत था, उन्होंने सीट तो ऐसी बनाई है, सेटअप थोड़ा सा गलत था, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। देखो, सेटअप गलत होना आप इंप्रूव कर सकते हो, कोशिश करना ज्यादा जरूरी है। आपको सेटअप बनाना जा रहे हो, अब ये जो हमने आपके साथ जो सेटअप रखा है ये कोई एक दिन की मेहनत नहीं है।
आपको मालूम है पिछले 1.5-2 सालों से, 1.5-2 साल पहले तो आइडिया आया, 2 साल तक तो आइडिया आने में लग गया। आप समझिए कि 2 साल तक तो हम कॉपी पेन से लिखते थे, मैनुअली नोट डाउन करते थे, एक्सेल में लिखते थे, ठीक है। उसके बाद में गूगल शीट का आइडिया आया, फिर डाटा ऐड होते गए, डाटा पॉइंट ऐड होते गए, उसमें चीजें इंप्रूव होती रही। तो ये जो सेटअप आपके सामने दिख रहा है, ये समझिए कि ये पिछले 1.5-2 साल की मेहनत है, और उससे 2 साल पहले तो उस आइडिया तक पहुंचने में लग गए, ठीक है। तो जो भी आप सेटअप बनाते हो वो हमेशा पहले दिन से परफेक्ट नहीं होगा, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी। आने वाले दिनों में इसमें भी बहुत चीजें इंप्रूवमेंट होगी। आपको मेन कहने का मतलब ये था कि आपको लगे रहना चाहिए, आप भी हैं उसमें डेफिनेटली सक्सेस करोगे। मेन ये है कि जो आपका ट्रेडिंग सेटअप है वो इंप्रूव होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हम तो यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप इसको कभी भी एक्सेस ले सकते हो, कोई सुनिए। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे, जो कि आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग, क्लियरली आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम जो है हमारे गोरे दोस्त जो हैं उनको फॉलो कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे? डाटा में देख रहे थे कि एफआई बाय कर रहे हैं, एफआई सेल कर रहे हैं, उनको पीछा करते हैं, उनकी इंडेक्स की पोजीशन देखते हैं, इंडेक्स ऑप्शन में देखते हैं, इंडेक्स फ्यूचर में देखते हैं, स्टॉक फ्यूचर में देखते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज वो ये है कि क्या हमको पता लग सकता है कि एफआई ने किस रेट पे बाय किया? अगर ये पता लग जाए तो फिर तो कमाल ही हो जाए। क्यों हो जाए कमाल? जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं प्रो चैनल में आपके साथ जो है कई बार अपने ट्रेड शेयर करता हूँ, ठीक है। जैसे कि लास्ट वीक हमने शायद रिलायंस बेचने की बात की थी, या फिर उससे पहले भारतीय एयरटेल बेचने बाय किया फिर बेचने की बात की थी, ठीक है। या फिर जो भी मतलब सक्सेस, जो भी हमारी अच्छी ट्रेड गई उनका एग्जाम्पल, ठीक है। एक दो ऐसे ल्यूटोन की बात नहीं करते हैं, जो अच्छी ट्रेड गई 10 में से 9 ट्रेड सक्सेस हुई उनकी बात करते हैं। अगर आपको ये पता लग जाए कि 10 में से 9 ट्रेड, ठीक है, मेरी हमेशा सक्सेस हो, ठीक है, और वो टाइम टू टाइम आपको पता लग जाए, तो क्या आप उसको कॉपी करने की कोशिश नहीं करोगे? डेफिनेटली करोगे, ठीक है। और यहां पे चलो ठीक है, आपको मेरे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा, लेकिन एफआई की ट्रेड आपको पता लग जाए, ठीक है, जो एफआई है वो अगर ट्रेड क्या ले रहे हैं, किस पोजीशन पे ले रहे हैं, अगर वो हमको पता लग जाए तो वो एक बहुत बड़ा, मतलब समझ सकते हो कि आप एक बहुत बड़ी हैकिंग होगी, ठीक है। और जो डाटा है उसमें एक बहुत बड़ा क्रैक होगा जो हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की है। तो ये जो आपको दिख रहा है एफआई की एवरेज पोजीशन जो आपको दिख रही है, ये उसी हैक का पहला एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। अब कितना परफेक्ट है वो तो आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने इसको प्रैक्टिस करोगे तब पता लगेगा। लेकिन मैं इसको जो है एक बड़ी अचीवमेंट मान रहा हूँ हमारी, कि ये जो हैक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हमको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है आने वाले दिनों में, ठीक है। कैसे? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम अभी अपनी बात कर रहे थे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर कल जो है, जैसे बता देता हूँ, 1100 अभी जो है 1150 के आसपास मैंने आपको बोला कि इन्फोसिस जो है एक यहाँ पे सप्लाई जोन मिल रहा है। अब मैं बोल देता हूँ कि 1150 1152 का दिसंबर का इन्फी का फ्यूचर बेच दीजिए, ठीक है, और वहां पे आपने बेच दिया और वहां पे आपको प्रॉफिट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आपको जो है एक ऐसे सोर्स से इंफॉर्मेशन मिली जो खुद काम कर रहा है। मैं यहाँ पे अपनी काम नहीं बता रहा, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। आपको क्या हुआ? आपको एक रिलायबल सोर्स से इंफॉर्मेशन मिली। तो हमारी रिलायबल सोर्स कौन है? हमारे रिलायबल सोर्स एफआई है, ठीक है। एफआई से इंफॉर्मेशन कैसे मिले कि वो पोजीशन कहां ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, तो उसी को फाइंड आउट करने की कोशिश की गई है कि उनकी जो इंडेक्स के फ्यूचर की पोजीशन है वो उन्होंने किस रेट पे बाय किया होगा, और उनकी पोजीशन अभी प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है, ठीक है। अगर उनकी पोजीशन प्रॉफिट में चल रही है तो डेफिनेटली वो मार्केट को अपने अकॉर्डिंगली मूव करेंगे। अगर उनकी पोजीशन लॉस में चल रही है तो डेफिनेटली क्या चांसेस हैं? चांसेस हैं कि मार्केट को अपनी जो ट्रेजेक्ट्री है वो बदलनी पड़ेगी, क्या फिर जो है एफआई को लॉस बुक करना पड़ेगा। एफआई भी लॉस बुक करते हैं कभी कभार, लेकिन हमेशा नहीं करते, हमेशा नहीं करते, कभी कभार करते हैं, ठीक है। तो अगर कभी कभार वाला लॉस हम भी बुक करने को तैयार रहें और बाकी टाइम इनके साथ रहें, तो ये टूल जो है हमको काफी अच्छे रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। अब है क्या, यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा। यहाँ पे हमने यहाँ पे जो है उनकी निफ्टी के फ्यूचर की और बैंक निफ्टी के फ्यूचर की एवरेज प्राइस को जानने की कोशिश की है, ठीक है। इससे क्या पता लगेगा? इससे ये पता लगेगा कि वो कितने प्रॉफिट में है, ठीक है। उससे क्या पता लगेगा? उससे ये पता लगेगा कि ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है, और आने वाले दिन में अगर ये एवरेजिंग कम होती है या बढ़ती है तो हमको पता लग जाएगा कि उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग चालू कर दी है और अब जो है ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। कैसे? यहाँ पे आप देखिए, ठीक है। सबसे पहले तो ये है क्या, प्रॉफिट कैसे पता लगेगा? जस्ट फॉर एग्जांपल कि जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बोला, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस मंथ के स्टार्टिंग से ही रखते हैं हम, इसको जो है मैं निकाल लेता हूँ, नवंबर सीरीज के स्टार्टिंग से निकाल लेते हैं। ओके, ये जो है आपको दिख रहा होगा नवंबर सीरीज के स्टार्टिंग से। ओके, यहाँ से हम इसको जो है पहले दिन से चालू करते हैं। ओके, ये पहले दिन से हमने इसको स्टार्ट कर दिया, इसको बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को।
अब पहले दिन से आप देखिए कि जो हमारी कैलकुलेशन है वो शो कर रही है कि इन्होंने जो है बाइंग स्टार्ट की, ठीक है, और इनकी क्वांटिटी भी डेफिनेटली पॉजिटिव थी। आप देख सकते हो कि जो नेट पोजीशन है वो लॉन्ग इनकी बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे पहले हफ्ते के बाद जो है इनकी पोजीशन जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में आने लगी। कैसे आने लगी आप यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी की क्लोजिंग जो है वो देखिए और इनकी एवरेजिंग देखिए, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट, और इवन यहाँ पे आके देखिए कि अभी जो है लगभग इनको 1000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है पॉइंट्स में, यानी कि 75,000 का प्रॉफिट हो रहा है एक लोट पे। ठीक है, अब कैलकुलेट कैसे किया वो मैं भी बताऊंगा, लेकिन समझने की बात है। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि इनकी एवरेजिंग जो है 12,000 के आसपास है, मार्केट जो है 13,000 के आसपास खड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उनको प्रॉफिट हुआ। लेकिन आप बोलोगे प्रॉफिट की क्या गारंटी है, प्रॉफिट हुआ, इनकी शॉर्ट पोजीशन भी तो है। हाँ बिल्कुल है शॉर्ट पोजीशन। आप यहाँ पे आप देखिए कि इनकी शॉर्ट पोजीशन कितनी है, 30%, लॉन्ग पोजीशन कितनी है, 70%। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपकी जो है इस महीने 12,000 पे आपने जो है 3 लॉट बाय किए और 12,000 पे एक लॉट सेल किया, आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? आपको एक लॉट पे लॉस हो रहा है, 3 लॉट पे प्रॉफिट हो रहा है, तो डेफिनेटली आप 1.5 लाख रुपए तो प्रॉफिट में हुए। देखिए ना, 75% इनकी 70% जो पोजीशन है लॉन्ग है। ठीक है, तो इसको आप अगर देखोगे तो 70-30 का रेशो बनता है। ओके, तो अगर यहाँ पे आप देखिए कि इनके 7 लॉट लॉन्ग है तो 3 लॉट शॉर्ट है। 7 तो लॉन्ग है ना, अब 7 लॉन्ग में आपको 1000 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको क्या बोलोगे आप, सुपर बुलिश मंथ ही बोलोगे। तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पूरे महीने में इनकी जो एवरेज पोजीशन है वो प्रॉफिट में रही है। इनकी नेट बाइंग पोजीशन बढ़ती गई, एवरेजिंग इनकी जो है अच्छी खासी होती गई और मार्केट ऊपर जाता जा रहा है। तो इससे क्या पता लग रहा है कि मार्केट जो है सुपर बुलिश ट्रेंड होने वाला है। यहाँ पे कहीं पे भी हमको वीकनेस नहीं दिख रही है। इवन जो डिप बीच में एक बार दो बार आई, यहाँ पे जो है हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग की गई, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ, ना ही क्वांटिटी में और ना ही इनके एवरेजिंग में। आप यहाँ पे देख सकते हो कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा पैनिक नहीं हुआ। ठीक है, अब इसमें ट्रेंड रिवर्सल कब होगा? चलो ये तो मान लिया प्रॉफिट में है, अब वो प्रॉफिट में है ये तो पता लग गया, लेकिन हम मान लेते हैं कि यहां से घुस गए और कल से ही अगर ट्रेंड रिवर्सल होना चालू हो गया तो कैसे करेंगे? ये जो टूल है पहली बात तो उनके लिए है जो 10 दिन की 15 दिन की पोजीशन रखते हैं। ठीक है, और खास करके जो फ्यूचर में रोल ओवर करते हैं उन लोगों के लिए है। जो इंट्राडे या फिर एक दिन दो दिन के लिए ऑप्शन बाय करते हैं, वीकली ऑप्शन बाय करते हैं, उनके लिए टूल बहुत ज़्यादा यूजफुल मेरे ख्याल से नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे हम हैजिंग के साथ फ्यूचर शॉर्ट करते हैं या हैजिंग के साथ फ्यूचर लॉन्ग करते हैं, उनके लिए एक परफेक्ट टूल ये काम कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं कि ये जो है प्रॉफिट बुकिंग कब होगा? अब जब यहाँ पे नंबर जो है नीचे आने चालू हो जाएंगे, जैसे कि हमने डिस्कस किया 50% 40% के नीचे आने चालू हो जाएंगे, और ये जो एवरेज वैल्यू है, ये एवरेज वैल्यू जो है मार्केट वैल्यू के आसपास आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने जो सेलिंग वाली क्वांटिटी है वो बढ़ानी चालू कर दी है, बाइंग जो है निकालनी चालू कर दी है। ये एवरेजिंग कब बढ़ेगी? ये एवरेजिंग कब बढ़ेगी? जब वो बाइंग वाले में प्रॉफिट बुक करें, जल्दी जल्दी अपनी क्वांटिटी निकाले। पहले दिन 10 लोट एग्जांपल के लिए 10% क्वांटिटी निकाल दी, फिर जो है 20% क्वांटिटी निकाल दी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, सेम टाइम पे वो जो है नई क्वांटिटी जो है ऐड करने लग जाए शॉर्ट साइड में। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये एवरेजिंग ड्रास्टिकली बढ़ेगा और ये एवरेजिंग जो है मार्केट वैल्यू के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये गैप समझो कि यहाँ पे इतना ज़्यादा है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे जो है इनका जो एफआई की एवरेज वैल्यू है, ये क्या अभी इनका प्रॉफिट है। ठीक है, फिर क्या होगा, सडनली क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, उससे पहले ये जंप करके ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने सडनली प्रॉफिट बुक कर लिया है। ठीक है, सडनली प्रॉफिट बुक कर लिया है और साथ में नए शॉर्ट ऐड करने लग गए। तो जब ये क्रॉस ओवर होगी, ये वैल्यू जो है जब क्रॉस ओवर होगी, यानी कि जो उनकी बाइंग की जो नेट उनकी एवरेज है वो ऊपर हो जाए और मार्केट इसके नीचे आ जाए, और साथ में यहाँ पे हमको कंफर्मेशन मिल जाए क्वांटिटी का, यानी कि उनके पास क्वांटिटी ज़्यादा है और एवरेज वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, अब मार्केट की ठुकाई होने वाली है और वो मार्केट को नीचे रखेंगे, प्रेशर में रखेंगे और वो क्वांटिटी नहीं शॉर्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप पता कर सकते हो। ठीक ऐसे ही आप जो है बैंक निफ्टी में पता कर सकते हो कि बैंक निफ्टी में उतनी कितनी क्वांटिटी है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, बैंक निफ्टी को उनके एवरेजिंग क्या है, तो ये आपको जो है जो शॉर्ट टर्म महीने, 1.5 महीने के, 2 महीने के ट्रेंड रिवर्सल होते हैं वो ये पॉइंट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हम इसको जो है कंटिन्यू नहीं कर सकते। कंटिन्यू कैसे नहीं कर सकते? इसको हम जो है सिर्फ 1 महीने के लिए ही एवरेज अभी जो है किया है, जो हम महीने की स्टार्टिंग डे से
कंसिडर करते हैं कि उन्होंने नई पोजीशन चालू की है और महीने के लास्ट में जो है उसको प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो इसको जो है जब आप इसको एनालिसिस करोगे, जब आप इसको एनालिसिस करेंगे तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि उनकी पुरानी पोजीशन कितनी प्रॉफिट में रही थी, कितना उनको प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। ऐसे आपको जो है उनको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको रोल ओवर में कंसिडर नहीं कर सकते हैं। आने वाले दिनों में करेंगे, इंप्रूवमेंट भी करेंगे, उनकी कॉन्टिन्यूस पोजीशन कितने प्रॉफिट में रही है 2 महीने की, 3 महीने की, रोल ओवर के साथ उसको भी फैक्टर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि रोल ओवर की कॉस्ट अलग होती है, कॉस्ट ऑफ कैरिंग जो है चेंज हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे नवंबर मंथ का फ्यूचर जो है वो एग्जैक्टली क्लोज हो जाएगा स्पॉट प्राइस के पास में, जबकि दिसंबर का फ्यूचर जो है वो 40 रुपये 50 रुपये ऊपर हो सकता है, बैंक निफ्टी का 200-250 रुपये ऊपर हो सकता है। तो उसको हमें एक फैक्टरिंग करना पड़ेगा। और पीछे को उन्होंने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, वो स्टार्टिंग से तो हमारे पास कोई डाटा नहीं है, वो पिछले 5 साल से 10 साल से कर रहे हैं। तो उसको कहीं ना कहीं जो है चांस ऑफ एरर कंसीडर करके 2% का, 4% का, फिर इसको जो है हम एक नया कॉलम यहाँ पे बना सकते हैं कि उनकी पिछले 2 महीने की, 3 महीने की एवरेजिंग क्या आ रही है, ठीक है। तो वो एक और लॉन्ग टर्म के ट्रेंड को इंडिकेट करेगा कि उनकी कहाँ पे पोजीशन है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इंडेक्स के फ्यूचर में 1 महीने का डाटा भी हमको काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिजल्ट दे सकता है कि ये मंथ कैसे रहने वाला है। अगर बार बार पोजीशन जो है ऊपर नीचे हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि कोई डिसाइसिव मूव नहीं आने वाला, मार्केट जो है 1-2% पूरे मंथ में रिटर्न देने वाला है, वहीं पे घूमने वाला है। जैसे कि डाटा यहाँ पे शो कर रहे हैं लास्ट मंथ का और इस मंथ का, ये क्लियरली शो कर रहे थे कि मार्केट जो है एक सुपर बुलिश रह सकता है, मार्केट जो है गिव अप नहीं करेगा, ऊपर के जो है नई हाई बनाएगा। अगर ये डाटा हमने पहले एनालिसिस किया होता तो डेफिनेटली जो इलेक्शन के जो प्रोस्पेक्ट थे, जो फंडामेंटल सोच रहे थे, शायद वो हमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती यूएस इलेक्शंस के लिए, ठीक है। तो यानी कि ये डाटा काफी इंपॉर्टेंट है। अभी जो है इसको मंथ टू मंथ रखा है, एक सीरीज से दूसरी सीरीज रखा है। जैसे ये सीरीज और होगी हम ये कंसिडर करेंगे कि इन्होंने इस महीने का पूरा प्रॉफिट बांध लिया और फिर जो है नए महीने का दोबारा से स्टार्ट करेंगे, उसको हम रोल ओवर करेंगे। वहां पे भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो है सामने आती है कि उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया तो कितनी नई पोजीशन बनाई है, नए मंथ में कितना उनका कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहे हैं, किस रेट पे हो रहे हैं, वो भी जो है यहाँ पे हमको पता लग जाएंगे। अब बात आती है कि जो लोग खुद की सीट बना रहे हैं इसको कैलकुलेट कैसे किया। इसको कैलकुलेट भी वैसे ही किया है जैसे कि मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया। आपके पास x+y है, आपके पास नेट वैल्यू है, ठीक है, आपके पास नेट क्वांटिटी है एफआई की, निफ्टी की आपके पास नेट क्वांटिटी है, बैंक निफ्टी की आपके पास दोनों की क्वांटिटी है, आपके पास दोनों की वैल्यूएशन है। और यहाँ पे आपको जो है एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो क्या है, वो है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है। क्योंकि हम ये कंसिडर नहीं कर सकते कि एफआई ने जो है सारा का सारा बाइंग या सेलिंग जो है मार्केट के क्लोजिंग पॉइंट पे किया है। ये तो एक मतलब कि नॉनसेंस हो जाएगी, ठीक है। अगर आप क्लोजिंग पॉइंट से कैलकुलेट करोगे कि इन्होंने सारा की सारी वैल्यू यहाँ पे ही बाय की है तो वो कोई तुक बनता नहीं है उसका, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको एवरेज प्राइस से कंसिडर करोगे कि नेट एवरेज प्राइस ये है, क्योंकि वो बड़े प्लेयर हैं, उनके पास क्वांटिटी भी ज्यादा रहती है, ठीक है। मान लेते हैं कि मार्केट जो है ऊपर गया, नीचे गया, यहाँ कहीं पे क्लोज हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि सारी क्वांटिटी उन्होंने यहाँ पे बेची या फिर सब क्वांटिटी यहाँ पे बाय की। डेफिनेटली यहाँ पे उन्होंने सेलिंग चालू की, यहाँ पे सेलिंग की, यहाँ तक उन्होंने सेलिंग की होगी, फिर इन्होंने यहाँ पे बाइंग की, यहाँ पे बाइंग की, यहाँ पे बाइंग की। तो ऑलमोस्ट जो है एवरेज प्राइस के आसपास उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं है, प्रॉफिट में रहते हैं, ठीक है, लेकिन उसको आप आधा 1% का चांस ऑफ एरर मान सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। लेकिन आपको कंसिडरेशन जो है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को ही देनी है, ना कि क्लोजिंग प्राइस को। तो यहाँ पे आपको जो है यूज करना है वॉल्यूम वेटेड। आपके पास 2 इक्वेशन है, आपके पास बाकी सब पैरामीटर हैं, दोनों इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास जो है उनकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यूज क्या होगा यहाँ पे, आपको यूज जो है वही पैरामीटर होने वाले हैं। बाकी जो नॉन पैरामीटर हैं जो आपको एक्सचेंज दे रही है वो क्या है, नेट वैल्यू कितनी है उनके कॉन्ट्रैक्ट की, उनके पास निफ्टी के फ्यूचर कितने हैं, उनके पास बैंक निफ्टी के फ्यूचर कितने हैं, उनके पास टोटल फ्यूचर कितने हैं, और वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या है उस दिन का। तो आप जो है उससे आप देख सकते हो कि कितना उन्होंने बाय किया होगा। कैसे, यानी कि आज जैसे कि यहाँ पे लगभग आप देखिए कि 15,625 से 16,230 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लगभग हमने जो है 500 से 600 पॉइंट की जो है यहाँ पे एक बाइंग देखी है, ठीक है। उस 500-600 करोड़ की पॉइंट नहीं, सॉरी, उस 500-600 करोड़ में क्या बाय किया होगा, आपके पास अमाउंट है, आपके पास चेंज इन ओआई है। आप देखिए कि यहाँ पे निफ्टी का इतना ओआई बढ़ा, बैंक निफ्टी का इतना बढ़ा, उसका प्राइस इतना था, उसका प्राइस इतना था। तो जब वो दोनों इक्वेशन आप सोल्व करोगे तो आपके पास सेम यही डाटा आएगा। और इसको जो है हमने क्रॉस वेरीफाई भी किया है। वो कैसे किया है, क्वांटिटी बेस पे। ये तो था वैल्यूएशन बेस पे, क्वांटिटी बेस पे कि उनकी क्वांटिटी इतनी रही होगी तो उसकी एवरेज वैल्यूएशन क्या आएगी, ठीक है, जिसको हम पहले अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे, उससे भी जो है लगभग इतना ही आया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टूल है
चारों ही चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। आप क्या ट्रेड करते हो, बैंक निफ्टी करते हो, पोजिशनल करते हो, शॉर्ट करते हो ऑप्शन, या फिर जो है ऑप्शन बाइंग करते हो, चारों टूल जो है कहीं ना कहीं आपके यूज आने वाले हैं। तो इसको जो है आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम में जरूर इन्वॉल्व कीजिए। और अगर आपने एक्सेस ले रखा है तो फिर तो आपको कोई इशू नहीं है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। एक्सेस नहीं लिया हुआ है तो आप इसको इस वीडियो को देख करके और आप इसको बना सकते हो। डाटा जो है आपको NSE से मिल जाएगा। अगर डाटा आपको NSE से नहीं मिला तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, लिंक आपके साथ शेयर कर देंगे जहां से ये डाटा आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सीखते रहिए, पैसा बनाते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।